नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड क्राइम दर्शन में स्वागत है। आज मैं आपको पटना में घटित हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना 13 जून 1998 को हुआ था। इसमें बिहार के तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। बृज बिहारी प्रसाद हमेशा 22 कमांडो से घिरे हुए रहते थे, फिर भी दुसाहसी अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। यह हत्या क्यों हुई और इसको किस प्रकार से अंजाम दिया गया, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बृज बिहारी प्रसाद मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के ढेकहा गांव के रहने वाले थे। उसी ढेकहा गांव में एक राजपूत परिवार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन था। इसी राजपूत परिवार के कुछ जमीन आदापुर में भी था। इस परिवार ने बृज बिहारी के पिताजी को आदापुर में जो जमीन थी उसका देख रेख करने वाला नियुक्त कर दिया। इस तरह से बृज बिहारी का परिवार आदापुर के भेड़ियाही गांव रहने आ गया। बृज बिहारी बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे। जब मैट्रिक की परीक्षा हुई तो बृज बिहारी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। इसके बाद मोतिहारी से ही बृज बिहारी ने इंटर की परीक्षा पास की। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद बृज बिहारी MIT मुजफ्फर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने के लिए आ गए। यहाँ उन्होंने सिविल ब्रांच में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बृज बिहारी अभी इंजीनियरिंग कर ही रहे थे, तब इनके परिवार ने इनकी शादी तय कर दी। उस समय शादी कम उम्र में हो जाया भी करता था। बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी टीचर ट्रेनिंग किए हुए थी। टीचर ट्रेनिंग करना उस समय जॉब की गारंटी समझा जाता था। अध्यापक की नौकरी तो पक्की थी ही, तो परिवार ने सोचा बृज बिहारी तो अभी पढ़ ही रहा है, पत्नी का जॉब पक्का है, इसलिए शादी कर देते हैं। बृज बिहारी को जॉब लगेगा अथवा नहीं अभी अनिश्चित है। इसके बाद बृज बिहारी की शादी कर दी गई। बाद में बृज बिहारी ने अपनी पत्नी को LLB भी करवा दिया। इनकी पत्नी लालगंज की रहने वाली है। यह वही लालगंज है जहां के मुन्ना शुक्ला को बृज बिहारी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद बृज बिहारी ने सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech कर लिया। B.Tech करने के बाद बृज बिहारी को बिहार सरकार में सरकारी नौकरी भी मिल गई। बिहार सरकार के जिस विभाग में बृज बिहारी नौकरी करते थे, वहाँ से जो ठेका निकलता था, उन ठेकों को अक्सर बिहार के ज़्यादातर भूमिहार बाहुबली बंदूक के जोर से कब्जा कर लिया करते थे। इसमें भी अधिकांशतः बाहुबली मुजफ्फरपुर और बेगूसराय इलाके के थे। कभी कभी तो बृज बिहारी के कनपट्टी पर पिस्टल भी सटा दिया जाता था। इन सबों से बृज बिहारी अंदर ही अंदर काफ़ी आहत रहते थे। मन में सोचा करते थे कि आखिर कब तक डर कर रहा जाए, एक न एक दिन तो इनसे मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब बृज बिहारी अपने सरकारी नौकरी से उबरने लगे थे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि सरकारी नौकरी को छोड़ दिया जाए। तब बृज बिहारी ने इंजीनियर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वे रघुनाथ झा के संपर्क में आए। उस समय रघुनाथ झा जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झा ने कहा, बृज बिहारी चुनाव लड़ने में तो काफ़ी पैसा खर्च होगा, बाहुबल की भी ज़रूरत है, अगर तुम पैसा खर्च करने में सक्षम हो तब मैं बात आगे बढ़ाऊँ। इस पर बृज बिहारी खर्च करने के लिए तैयार हो गए। 1990 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने लगा, तब रघुनाथ झा ने चंद्रशेखर के यहाँ लॉबिंग की और बृज बिहारी को मोतिहारी के आदापुर विधानसभा से विधायक का टिकट दिलवा दिया। अब बृज बिहारी चुनाव लड़ने के लिए आदापुर विधानसभा में कूद पड़े। उस समय मोतिहारी में नक्सलपंथियों का बड़ा जोर था। नक्सलवादी बड़े किसानों के जमीन पर लाल झंडा गड़ के कब्जा कर लिया करते थे।
किसान कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ किसानों ने जब विरोध किया तो नक्सलियों के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी गई। इन नक्सलवादियों में ज़्यादातर यादव और कोरी जाति के लोग थे। ब्रिज बिहारी ने आदापुर के मानिंदे किसानों को, बड़े किसानों को समझाया कि जमीन बचाने के लिए नक्सलियों से लड़ना ही होगा। अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, आप मेरा केवल सपोर्ट करिए। तब उन किसानों ने सोचा कि चलो कोई तो तैयार हुआ है जो नक्सलियों से लड़ने की बातें कर रहा है। इन किसानों में ज़्यादातर सवर्ण जातियों के लोग थे। इस तरह से ब्रिज बिहारी को सवर्णों का सपोर्ट मिला। 1989 में भागलपुर दंगा हुआ था। उसके बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। अब कांग्रेस मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी नहीं रही थी। स्वाभाविक रूप से मुसलमानों ने जनता दल के साथ आना शुरू कर दिया था। इसके अलावे ब्रिज बिहारी बनिया तो थे ही, तो बनिया का समर्थन उनको तो मिलना ही था। इस तरह से चक्रव्यूह की रचना करके ब्रिज बिहारी 1990 में विधायक बनने में सफल हो गए। जब 1990 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो बिहार में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब जनता दल ने भाजपा के बाहर से समर्थन लेकर बिहार में सरकार बनाने का दावा किया। जनता दल में मुख्यमंत्री के 3 दावेदार थे, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। तीनों में इस बात पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बने। श्री लालू प्रसाद यादव बीपी सिंह के कैंडिडेट थे, श्री रामसुंदर दास चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट थे, रघुनाथ झा चंद्रशेखर के कैंडिडेट थे। अंत में विधायकों की मीटिंग में वोटिंग करवाने का निश्चय किया गया। वोटिंग में लालू प्रसाद को 59 वोट मिले, रामसुंदर दास को 56 वोट मिले, रघुनाथ झा को 12 वोट मिले। तब दिल्ली से चंद्रशेखर ने फोन किया और रघुनाथ झा को बोला कि आप अपने विधायकों का समर्थन लालू प्रसाद को दे दें। तब रघुनाथ झा ने अपने 12 विधायकों का समर्थन श्री लालू प्रसाद को दिया। इस प्रकार से श्री लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब रघुनाथ झा लालू प्रसाद के काफी नजदीकी बन चुके थे और रघुनाथ झा ब्रिज बिहारी के गॉडफादर थे, तो इस तरह से ब्रिज बिहारी भी रघुनाथ झा के काफी करीब थे और धीरे धीरे लालू प्रसाद के भी करीब आ रहे थे। बाद में केंद्र में श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री बनते हैं। सुबोध कांत सहाय भी बिहार के ही रहने वाले थे। वो लालू को बिल्कुल नापसंद करते थे। उन्होंने चंद्रशेखर को इस बात के लिए तैयार करना शुरू किया कि वो लालू प्रसाद के सरकार को बर्खास्त कर दें, लेकिन चंद्रशेखर इतनी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुबोध कांत सहाय से कहा कि आप ऐसा करिए, लालू गुट के कुछ विधायकों को अपनी तरफ मिला लीजिए और रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। अब बिहार में जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो चुका था। राजनीतिक भाषा में इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। उस समय बड़हरा के विधायक ने जाकर लालू प्रसाद के सामने इस हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल खेला जा रहा था उसको सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लालू यादव को जब इस राजनीतिक षड्यंत्र का जानकारी हुआ तब उन्होंने बिहार में जंबो जेट मंत्रालय का गठन किया। जंबो जेट मंत्रालय मतलब होता है बहुत बड़े मंत्रिमंडल का गठन किया जाना, जिसमें अधिकांशतः व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाए। उस समय 74 लोगों को मंत्री बनाया गया। इन्हीं मंत्रियों में एक मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाकर श्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी सरकार बचा ली। इसके अलावा ब्रिज बिहारी ने 1992 में मुजफ्फरपुर के किशनगंज मौजा में स्थित लगभग 13 एकड़ जमीन
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को दान में दे दिया। बाद में खुलासा होने पर रमा देवी ने कहा उन्होंने यह जमीन अपने पति के कहने पर ही तेज प्रताप को दान में दिया था। दान पात्र के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि तेज प्रताप यादव की सेवा से खुश होकर मैं यह जमीन इन्हें दान में दे रही हूँ। उस समय तेज प्रताप की आयु मात्र 3 साल थी। इस पर भी विवाद हुआ कि 3 साल के बच्चे ने आखिरकार रमा देवी की कितनी सेवा कर दी, जो उन्होंने यह बेशकीमती जमीन तेज प्रताप को दान में दे दिया। इस तरह से ब्रिज बिहारी लालू प्रसाद के काफी नजदीकी नेता बन गए थे। मंत्री तो थे ही, उनका दबदबा बढ़ने लगा था। अब उन्होंने सोचा कि भूमिहारों को ठेकेदारी में टक्कर दिया जाए। ब्रिज बिहारी खुद कभी शूटर नहीं थे, वे केवल सेटिंग करते थे। ब्रिज बिहारी की जाति भी बिहार में दबंग जातियों में नहीं आती है। अपराध से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। ब्रिज बिहारी बनिया जाति से आते हैं। शायद ही बनिया जाति में कोई व्यक्ति अपराधी हो। ये लोग बिजनेस व्यापार करने वाले समुदाय से संबंध रखते हैं। अब मंत्री बनने के बाद ब्रिज बिहारी अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाना चाहते थे। इसी बीच 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया। 1994 में उनकी पत्नी वैशाली से लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल भी हुई। आनंद मोहन की पत्नी को जिताने में छोटन शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला का बहुत योगदान था। छोटन शुक्ला वैशाली इलाके के ही रहने वाले थे। इस कारण से छोटन शुक्ला की नजदीकी आनंद मोहन से बहुत अधिक बढ़ गई थी। आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया था 1995 के विधानसभा चुनाव में छोटन शुक्ला को केसरिया विधानसभा से टिकट देंगे। इस कारण से छोटन शुक्ला केसरिया आने जाने लगे। छोटन शुक्ला का घर मुजफ्फरपुर था। वो प्रतिदिन केसरिया जाते थे, वहाँ राजनीतिक गतिविधियां करते थे और शाम में लौट आते थे। छोटन शुक्ला वहाँ गरीबों को दान देने लगे, गरीब लड़कियों की शादी करवाने लगे, किसी की बीमारी में मदद करने लगे, बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन करने लगे। इस तरह से तेजी से छोटन शुक्ला वहाँ एक रॉबिन हुड के रूप में उभरते जा रहे थे। इन सब घटनाओं से ब्रिज बिहारी को लगने लगा कि मेरा एक प्रतिद्वंदी मोतिहारी में और पैदा हो रहा है। 3 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला केसरिया से प्रचार करके लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर में ब्रिज बिहारी लेन के पास पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोगों ने छोटन शुक्ला को रुकने का इशारा किया। छोटन शुक्ला की गाड़ी रुक गई। इससे पहले कि छोटन शुक्ला कुछ समझते, उनकी गाड़ी पर AK-47 से गोलियों की बरसात कर दी गई। इस घटना में छोटन शुक्ला और उसके 4 साथी वहीं पर मारे गए। पुलिस की भूमिका भी इस घटना में काफी संदेहास्पद रही। पुलिस लगभग 1 घंटा बाद आई। आने के बाद भी बहुत देर के बाद इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस तरह से छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। छोटन शुक्ला की हत्या में ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम आया। ब्रिज बिहारी प्रसाद के शूटर ओकार सिंह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाद में ओकार सिंह की भी हत्या भुटकुन शुक्ला ने मुजफ्फरपुर में कर दिया। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान छोटे भाई भुटकुन शुक्ला के हाथ में आ गई। भुटकुन शुक्ला का उस समय अंडरवर्ल्ड में सिक्का चला करता था। वो हमेशा जर्मन रिवॉल्वर अपने पास रखता था। भुटकुन शुक्ला को मारने के लिए ब्रिज बिहारी प्रसाद ने बहुत लंबी प्लानिंग की। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपने एक आदमी को भुटकुन के गैंग में भर्ती करवा दिया। धीरे धीरे वह आदमी भुटकुन का काफी करीबी बन गया। भुटकुन ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया। इस आदमी का नाम दीपक सिंह था। अब दीपक सिंह साये की तरह भुटकुन के साथ रहता था।
भुटकुन की एक आदत थी, वह सुबह सुबह नदी में स्नान करने के बाद अपने हथियारों की पूजा करता था। इसी समय भुटकुन को मारा जा सकता था। 16 जुलाई 1997 को भुटकुन अपने पैतृक गांव खंजाहाचक में नारायणी नदी के किनारे स्नान करने के बाद हथियारों की पूजा करने लगा। ठीक उसी समय उसके बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने उस पर AK-47 से हमला कर दिया। भुटकुन शुक्ला वहीं मारा गया। भुटकुन शुक्ला का गांव खंजाहाचक नारायणी नदी किनारे पड़ता है। नारायणी नदी गंडक का ही एक भाग है। यह एक दियारा क्षेत्र है। गांव के उस तरफ यूपी की सीमा है, दूसरी तरफ छपरा जिले की सीमा है। इसलिए पुलिस जब गांव में छापा मारती थी तो शुक्ला ब्रदर्स आसानी से नदी पार करके यूपी की सीमा में घुस जाया करते थे। जिन भूल भुलैया वाले रास्तों का प्रयोग करके भुटकुन शुक्ला पुलिस को चकमा दिया करता था, उन्हीं भूल भुलैया वाले रास्तों का प्रयोग करके दीपक सिंह भाग निकला। इस हत्याकांड के बाद दीपक सिंह का आज तक पता नहीं चल पाया है वह जिंदा है या मृत है। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इस तरह से भुटकुन शुक्ला का खात्मा हुआ। भुटकुन शुक्ला के बाद उसके गैंग की कमान मुन्ना शुक्ला के हाथ में आ गई। मुन्ना शुक्ला ने कसम खाया कि अब वो ब्रिज बिहारी को मारकर ही दम लेगा। ब्रिज बिहारी को चुनौती एक और डॉन से मिली। उसका नाम देवेंद्र दुबे था। देवेंद्र दुबे ने जेल में रहते हुए 1995 में गोविंदगंज से विधायक का चुनाव जीता। देवेंद्र दुबे के विधायक बनने के बाद रेलवे के ठेकों, CPW के ठेकों को लेकर उसकी ब्रिज बिहारी से अनबन चल रही थी। देवेंद्र दुबे को जिताने में उत्तर प्रदेश के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, छोटन शुक्ला, राजन तिवारी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद देवेंद्र दुबे 1998 के लोकसभा चुनाव में ही किस्मत आजमाने लगा। भाजपा ने राधा मोहन सिंह को टिकट दिया था। ब्रिज बिहारी भी चुनाव लड़ रहे थे। देवेंद्र दुबे भी मैदान में कूद गया। चुनाव में राधा मोहन सिंह विजयी रहे। ब्रिज बिहारी तीसरे स्थान पर रहे। अब ब्रिज बिहारी ने निश्चय किया कि इस देवेंद्र दुबे नामक डॉन को भी रास्ते से हटा देना है। देवेंद्र दुबे को अंडरवर्ल्ड में DD के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र दुबे को हटाने के लिए उसके एक खास आदमी को मिलाया गया। उस आदमी ने देवेंद्र दुबे को अरेराज के बरियरिया टोला में आने का न्योता दिया और उसे इस बात के लिए तैयार भी किया कि वह बरियरिया टोले में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। यह टोला ब्रिज बिहारी के प्रभुत्व वाला इलाका था। देवेंद्र दुबे को यहाँ खतरा तो था ही, फिर भी अपने खास आदमी के कहने पर 25 फरवरी 1998 को देवेंद्र दुबे अरियरिया टोला आने के लिए तैयार हो गया। उसी टोले में देवेंद्र दुबे पर AK-47 से गोलीबारी की गई। लगभग 65 गोलियां देवेंद्र दुबे को लगी। वह वहीं पर ढेर हो गया। उसके 4 साथी भी इस हमले में मारे गए। देवेंद्र दुबे का हत्या होने से बिहार में हलचल मच गया। तो काफी बड़ा डाउन था। उसकी हत्या के बाद उसके भगना मंटू तिवारी ने इस हत्याकांड का बदला लेने का ठाना। मंटू तिवारी ने कहा, जब तक मैं मामा के हत्यारे को मार नहीं दूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। यह वही मंटू तिवारी है जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज बिहारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन हत्याओं के बाद उत्तरी बिहार में ब्रिज बिहारी के गैंग का सिक्का जम गया। अब इनके सामने कोई ऐसा गैंग नहीं था जो इन्हें चुनौती दे सके। ब्रिज बिहारी मंत्री तो थे ही, लालू प्रसाद के काफी नजदीकी भी थे। अब सारे गैंग वाले मिलकर ब्रिज बिहारी को मारने का प्लानिंग करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच ब्रिज बिहारी बिहार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार हो गए। ब्रिज बिहारी ने
आरसी बिक्कल के गाइडेंस में पीएचडी किया था। आपको यह जानकारी होगा कि डॉक्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद थे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी थी। इसी आरसी बिक्कल को उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का को कन्वेनर बनाया था। आरसी बिक्कल की मदद से इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर घालमेल किया गया। 2 लाख 3 लाख लेकर विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया गया। बाद में यह मामला उजागर होने पर लालू प्रसाद ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा कर दी। सीबीआई ने इसी घोटाले में ब्रिज बिहारी को गिरफ्तार किया। जब ब्रिज बिहारी गिरफ्तार हो गए तो वही हुआ जो सभी नेताओं को होता है, ब्रिज बिहारी को सीने में जलन, दर्द इत्यादि की शिकायत हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी तामझाम के साथ पटना के प्राइम लोकेशन में स्थित IGIMS हॉस्पिटल में ब्रिज बिहारी को भर्ती करा दिया गया। इसी बीच ब्रिज बिहारी की एक और डाउन से अदावत खुलकर सामने आ गई। उत्तर बिहार के सारे डाउन ब्रिज बिहारी के सामने नतमस्तक हो चुके थे। रेलवे के ठेकों को लेकर मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह से ब्रिज बिहारी की ठन गई। सूरजभान सिंह उस समय बेऊर जेल में बंद थे। ब्रिज बिहारी ने निश्चय किया, अब सूरजभान को ही मरवाकर मैं बिहार लेवल का डाउन बन जाऊंगा। इसके लिए 20 लाख की सुपारी भी दे दी गई। प्लानिंग यह हुआ सूरजभान को जेल में ही जहर दे दिया जाए। इस बात की जानकारी सूरजभान को भी हो गई। अब बिहार में यह तय हो गया था, या तो सूरजभान बचेगा या फिर ब्रिज बिहारी बचेगा, दोनों में बचना अब एक ही को है। तब सूरजभान ने अपने चेला यूपी के श्री प्रकाश शुक्ला को मैसेज भिजवाया, गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है, तुम बिहार आ जाओ। श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा, मैं बिहार तो आ जाऊंगा, लेकिन ब्रिज बिहारी को मारने के लिए मेरे पास पर्याप्त हथियार नहीं है। इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, मारकर भागना संभव नहीं है। तब सूरजभान ने कहा कि तुम बिहार आ जाओ, तुम्हें इतना हथियार दूंगा जितना हथियार तुमने अपने जीवन में देखा भी नहीं होगा। इसके बाद डाउन श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 साथियों सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह के साथ पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली से एरोप्लेन के माध्यम से पटना आया। पटना आते ही श्री प्रकाश शुक्ला ने आज अखबार के दफ्तर में फोन करके 2 दिन पहले ही बता दिया था कि पटना में वह आ गया है और कुछ बड़ा करने वाला है। फिर भी बिहार की पुलिस इस घटना को नहीं रोक पाई, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था ही नहीं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी जाएगी। ब्रिज बिहारी की हत्या के लिए काफी लंबी प्लानिंग की गई। जहां पर ब्रिज बिहारी भर्ती थे वहां उनको मारकर भागना आसान नहीं था। जो मारने जाता वो खुद भी मारा जाता। श्री प्रकाश शुक्ला इस तरह से फिदायीन दस्ता तो था नहीं, इसलिए मारने के लिए अलग ढंग से प्लानिंग आवश्यक था। एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला मुलाकाती के बहाने ब्रिज बिहारी के पास जाकर मिल भी आया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने उस दिन मारने की सोची, लेकिन उसे लगा कि अब वो मार तो देगा लेकिन वहां से भाग नहीं पाएगा। फिर प्लानिंग हुआ कि किसी बहाने से ब्रिज बिहारी को हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में लाया जाए, तभी उसे मारना संभव होगा। ब्रिज बिहारी की रेकी के लिए शंभू शर्मा की मदद ली गई। यह वही शंभू शर्मा है जो देहरादून से पकड़ा गया था और शंभू मंटू गिरोह का सरगना है। शंभू शर्मा ब्रिज बिहारी का काफी खास था। शंभू शर्मा भुटकुल शुक्ला को मारने में ब्रिज बिहारी का सहयोग किया था, इसलिए ब्रिज बिहारी को शंभू शर्मा पर काफी भरोसा था। प्लानिंग के मुताबिक 13 जून 1998 को रात के 8 बजे करीब एक आदमी फरियादी के बेस में ब्रिज बिहारी के पास गया। उनको फोन थमाया। उस समय उषा का फोन चलता था। मोबाइल नेटवर्क इतना विकसित नहीं था, अंदर में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता था। काम ऐसा बताया गया जिसमें फोन से फोन करना था,
तो ब्रिज बिहारी फोन करने के लिए हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आए। उस समय उनके पास 2 बॉडीगार्ड थे। एक बॉडीगार्ड को उन्होंने किसी फरियादी के काम से बाहर भेज दिया था। दूसरा बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर साहब उनके साथ में था। बिहार पुलिस के 22 कमांडो भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। सभी कमांडो अपनी बैरक में थे। जैसे ही ब्रिज बिहारी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में फोन करते हुए आते हैं, तभी वहाँ एक एम्बेसडर कार और एक बुलेट से कुछ अपराधी आते हैं। एम्बेसडर कार का नंबर था BR1P 1818। वहां आते ही सभी अपराधियों ने ब्रिज बिहारी पर गोलियों की बौछार कर दी। डाउन श्री प्रकाश शुक्ला अपने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर गोलियां चला रहा था। मंटू तिवारी कार्बाइन से फायरिंग कर रहा था। बाकी लोग भी अलग अलग हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। ब्रिज बिहारी के साथ उनका बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर साहब भी वहीं पर मारा गया। हत्या करने के बाद अपराधियों ने जय बजरंगबली का नारा लगाया। यह श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग की खासियत थी। ये लोग हत्या करने के बाद जय बजरंगबली का नारा लगाते थे। भागते समय श्री प्रकाश शुक्ला के साथी सुधीर त्रिपाठी के पैर में छड़ गड़ गया, जिससे वो घायल भी हो गया था। ये लोग वहां से वारदात करने के बाद भागकर मुजफ्फरपुर के विधायक रघुनाथ पांडे के यहाँ चले गए। रघुनाथ पांडे उसमें काफी दबंग नेता समझे जाते थे। उन्हीं की मदद से घायल साथी सुधीर त्रिपाठी के पैर का सर्जरी भी करवाया गया। पटना के एक नामी चिकित्सक के द्वारा सुधीर त्रिपाठी के पैर की सर्जरी की गई। हत्या के 2 दिन बाद मुन्ना शुक्ला के घर खंजहार चक में ऑर्केस्ट्रा डांस का आयोजन किया गया। इस डांस में श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह हथियार लेकर आगे बैठे हुए थे। बिहार के और कई नामी गिरामी अपराधी वहां पहुंचे थे। सबों ने ऑर्केस्ट्रा डांस का भरपूर आनंद लिया। ब्रिज बिहारी की हत्या होने की खबर जब जैसे ही शहर में फैली, वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई। उनकी पत्नी रमा देवी भी वहां आ गई। रमा देवी ने आते ही आरोप लगा दिया कि इस हत्याकांड में लालू प्रसाद का हाथ है। वो मुख्यमंत्री आवास में धरना देने भी पहुंच गई। इसके बाद कल होकर ब्रिज बिहारी के शव को दाह संस्कार के लिए मोतिहारी ले जाना था। ब्रिज बिहारी के समर्थक काफी डरे हुए थे, उनमें इतना साहस नहीं था। तब शहाबुद्दीन को याद किया गया। शहाबुद्दीन उस समय दिल्ली में थे। वो प्लेन से पटना आए। शहाबुद्दीन तो ऐसे घटनाओं के लिए तैयार ही रहते थे। उन्होंने शव यात्रा को लीड किया और ब्रिज बिहारी को के शव को मोतिहारी ले जाकर जलाने का इंतजाम किया। इस घटना के बाद गर्दनीबाग थाना में, अब शास्त्री नगर थाना है, कांड संख्या 336/98 दर्ज किया गया। इसमें मंटू तिवारी, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी, अनुज सिंह इत्यादि को नामजद किया गया। बाद में इस कांड की जांच 7 अप्रैल 1999 को सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपने अनुसंधान में इसमें सूरज भान, ललन सिंह इत्यादि का नाम भी जोड़ा। 12 अगस्त 2009 को निचली अदालत ने सभी 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस मामले में नामजद श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह इस घटना के कुछ ही दिन बाद पुलिस के साथ एक इनकाउंटर में मारे गए। 25 जुलाई 2014 को पटना हाई कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया और सीबीआई को लताड़ भी लगाई। उसने घटना की जांच ठीक ढंग से नहीं की। सीबीआई पर्याप्त सबूत पेश करने में सफल नहीं रही है। इस कारण से सभी अभियुक्तों को रिहा किया जाता है। तब इसके खिलाफ सीबीआई ने और ब्रिज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को इस कांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाकी अभियुक्तों को, जिसमें सूरज भान, ललन सिंह, राजन तिवारी इत्यादि हैं, बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इन अभियुक्तों को 15 दिन का समय दिया है कि वे अदालत में आत्मसमर्पण कर दें। तो दोस्तों, यह थी ब्रिज बिहारी हत्याकांड की पूरी कहानी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।